अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बायोलॉजी की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने 4 टॉपिक्स के ऊपर बात की थी, जिनमें डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात हुई थी। इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी, जिनमें डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग, ओरिजिन ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि जानदारों की खसूसियात क्या होती हैं। इनमें जानदारों में प्रोटोप्लाज्म होता है, जो सेल वॉल के अंदर होती है, एक लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं ये मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। जानदारों की रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि वो उनके बच्चे होते हैं। फिर जो उनके बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। फिर उनकी न्यूट्रिशन होती है, यानी कि उनको खुराक की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। फिर रेस्पिरेशन होती है, यानी कि उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। फिर मेटाबॉलिज्म जो है, इसकी के अंदर 2 प्रोसेस, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में नए प्रोटोप्लाज्म बन रहे होते हैं जो खुराक होती है उसकी मदद से, और कैटाबॉलिज्म में जो पुराने प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो टूट के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर एक्सक्रीशन होती है, यानी कि जो खुराक उन्होंने इस्तेमाल की होती है वो अपना काम ख़त्म करके जो है जिस्म से बाहर आ रही होती है। फिर मूवमेंट होती है उनकी, यानी कि एनिमल्स के अंदर तो मूवमेंट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। वो किस तरीके से मूवमेंट होती है, इस बारे में ये बताया गया है कि जिस तरह से सूरजमुखी का फूल होता है, वो जहाँ जहाँ सूरज जिस तरीके से हरकत कर रहा होता है, तो उसी रुख के ऊपर सूरजमुखी का फूल भी हरकत कर रहा होता है। इसी तरह रात की रानी होती है, जिसके फूल सिर्फ रात में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। फिर दिन का राजा होता है, जिसके फूल सिर्फ दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक छुई मुई के पौधे का जिक्र किया गया है, जिसको अगर टच किया जाए तो उसके पत्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ पे बात कर लेते हैं। इस बारे में 2 किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं, एक बायोजेनेसिस का नज़रिया है और दूसरा बायोजेनेसिस का है। बायोजेनेसिस का नज़रिया जो है यह अरस्तू के ज़माने से चल रहा था और 19वीं सदी के मिडल तक जो है यही नज़रिया था। यानी उसमें इस नज़रिए के तहत मुख्तलिफ़ कीमियाई मादे जो हैं, जानदार अशिया इकट्ठी हो एक जगह इकट्ठी हो तो वो उससे जानदार अशिया जो है वो निकल सकती है, वो उससे पैदा हो सकती है। फिर बायोजेनेसिस का नज़रिया जो है, इसके तहत जानदार सिर्फ जानदारों से ही निकल सकते हैं, ये बेजान अशिया से नहीं निकल सकते। इस बारे में इटली का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेडी। उसने 17वीं सदी में अपने तजुर्बा से ये बात साबित की कि लिविंग थिंग जो है ये सिर्फ लिविंग थिंग से ही निकल सकते हैं, ये बेजान अशिया के मिलाप से नहीं बन सकते। फिर 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी के वस्त में लुइस पास्चर था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट, जिसने अपने तजुर्बा से ये बात साबित कर दी थी कि ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी से निकल सकती है। तो फिर इस बारे में बहस हुई कि अगर ज़िंदगी जानदार सिर्फ जानदारों से ही निकल सकते हैं तो फिर जो पहला जानदार था वो किस तरह से वजूद में आया। तो इस बारे में ये जियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि जो हमारी ज़मीन है ये तकरीबन 500 से 2500 मिलियन ईयर्स, यानी तकरीबन 50 करोड़ से 2.5 अरब साल पहले ज़मीन वजूद में आई थी। तो उस वक़्त ज़मीन की सतह के ऊपर कुछ गैसेस थी, जिनमें मीथेन, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर्स वगैरह थे। वो आपस में उनका मिलाप हुआ और उनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वगैरह पड़ी थी, तो उसकी वजह से पहला जानदार जो था वो वजूद में आया है। तो इसी नज़रिए को सामने रखते हुए एक अमेरिकी साइंटिस्ट था मिलर, जिसने 1957 में इसके ऊपर अपने लेबॉर्ट्री में तजुर्बा किया। उसने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर्स को एक एपरेटस के अंदर जमा किया और उसके अंदर से उसने बिजली गुजारी है। तो उसके बाद जो उसको मिक्सचर हासिल हुआ है उसका कीमियाई तज्जिया किया गया, तो उसने ये देखा कि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद थे। जो उस तजुर्बे से उसको केमिकल हासिल हुआ, उसके अंदर अमाइनो एसिड थे और ये सिर्फ
लिविंग थिंग के अंदर ही होती है। तो इससे यह नतीजा अख़ज़ किया कि जो पहला जानदार था वो भी इसी किस्म के किसी मरहले से ही वजूद में आया होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स की बात करते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है अगर वो एनिमल सेल्स हैं, और अगर प्लांट सेल हैं तो वो उसके जो आउटर मोस्ट हिस्सा होता है सेल का वो सेल वॉल कहलाता है। फिर इसमें दूसरी चीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के का जो दरमियानी हिस्सा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। अब लिविंग साइटोप्लाज्म जो है उसको तो केमिकली जो है वो नहीं परख सकते, क्योंकि उसको अगर जिस्म से अलहदा करेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो सिर्फ जो डेड सेल्स होते हैं उनको ही माइक्रोस्कोप के अंदर रख के परखा जा सकता है। तो उनका जो तज्ज़िया किया गया है तो उसमें ये देखा गया कि इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें वाटर और सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो होती है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह हैं। फिर जो लिविंग साइटोप्लाज्म है इसके बारे में ये कहा गया है कि ये अपनी स्टेट जो है ये तब्दील करते रहते हैं। कभी तो ये लिक्विड की शक्ल में होता है और कभी जली लाइक की शक्ल में होती है ये। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनमें एक सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम जो है ये जो जिस वक्त सेल तकसीम हो रहा होता है, एक सेल दो हिस्सों के अंदर बट रहा होता है, तो उस वक्त ये बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब जो है वो एकदम से अचानक नमूदार होते हैं, और नमूदार होकर एक सितारे की शक्ल में, स्टार लाइक शक्ल में ये नमूदार होता है न्यूक्लियस के करीब, और वो सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, यानी एक सेल के दो सेल बना देता है। वो जो चीज़ उस वक्त नमूदार होती है उसको एस्टर का नाम दिया गया है। इसके अलावा मिटोचॉन्ड्रिया होती है। ये थ्रेड्स धागे की शक्ल में सेल के अंदर होती है जिसकी मदद से सेल सांस ले रहे होते हैं। फिर गोल्गी बॉडीज़ होती हैं। ये जो सेल के मादे अपना काम ख़त्म कर चुके होते हैं उनको सेल से खारिज करने का काम कर रहा होता है गोल्गी बॉडीज़। रिबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन बनाते हैं और इनको प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ कहा जाता है रिबोसोम्स को। वैक्यूल्स जो हैं ये इनके अंदर एक लिक्विड होता है जिसके अंदर वेस्ट नाइट्रोजीनस सब्सटेंस जो है वो जाके डिज़ोल्व होता है, यानी वो हल हो जाता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी उसका अपना एक न्यूक्लियस जो उसका बैरून हिस्सा होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। जिस तरह सेल का बैरून हिस्सा जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, तो इसी तरह से न्यूक्लियस का जो बैरून हिस्सा होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके अंदर एक थिक लिक्विड ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसी चीज़ होती है जिसको नियोप्लाज्म कहा जाता है। उस नियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो धागे की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और बिल्कुल एक नेटवर्क की शक्ल अख्तियार कर चुके होते हैं, यानी कि वो पूरा नेटवर्क अपने अंदर बना चुके होते हैं। उसी नेटवर्क के अंदर एक जो है ये रिबोन्यूक्लिक एसिड्स यानी आरएनए जो है वो भी उसी के अंदर मौजूद होता है, और डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए वो भी जो है ये इसी न्यूक्लियस के अंदर ही उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर एक नेटवर्क की शक्ल में होता है। यहाँ पे हम अपनी जो दूसरी वीडियो है बायोलॉजी का उसका अख्ताम कर रहे हैं। अब जो बायोलॉजी के फर्दर आगे मज़ीद टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो अगली वीडियो होगी यानी तीसरी वीडियो होगी उसके अंदर बात की जाएगी।